अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करने लगे हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बाकी सीएनएस हमारा कंप्लीट हो गया, बस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बना रहता है। इसके बाद कीमो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हम कब देंगे? रिलैक्सेंट देने की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो है ना, या तो हमने मसल को पैरालिसिस कराना है मसल का, या फिर ना हमने मसल की टोन कम करनी है जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। अब ये दो केसेस में होता है कि अगर जो है ना, अगर उसका पैरालिसिस कराना है तो वो सर्जरी में करा सकते हैं, या फिर ट्रैकियल इंक्यूबेशन में ज़रूरत पड़ती है उसकी, या वेंटिलेशन मेंटेन करनी है तब उसका मसल पैरालिसिस हमें कराना होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि टोन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके दो कॉजेज़, उसके भी दो कॉजेज़ हो सकते हैं। या तो न्यूरोलॉजिक कॉजेज़ हैं, कोई ब्रेन की कोई डिज़ीज़ थी, या फिर मसल एंड प्लेट की डिज़ीज़ थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फायर कर रहा था और जो है ना मसल स्पाज़म हो गया था। ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही दी हुई है। दो तरह की ड्रग्स हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं और स्पाज़मोलिटिक्स हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या करेंगे? ये पैरालिसिस कॉज करवाएंगे, जैसे सर्जरी वगैरह में एनेस्थीसिया देना होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। और स्पाज़मोलिटिक्स क्या कराएंगे? ये स्पैज़म को रिलीव कराएंगे। मसल स्पैज़म हो जाता है, जैसे कोई इंजरी की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, या फिर जो है ना कोई न्यूरोलॉजिक डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से जो है ना हो जाता है। ठीक है। अब जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है उसमें नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग है, और नॉन डीपोलराइजिंग में फर्दर है लॉन्ग एक्टिंग है, एंटीब्यूरोक्यूरिन, और जो है ना जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है प्रोक्यूरोनियम है। और इसके बाद स्पाज़मोलिटिक्स में एक्यूट और क्रॉनिक यूज़ के लिए, एक्यूट यूज़ के लिए जो है ना साइक्लोबेंजाप्रीन है, और भी हैं दो तीन ड्रग्स। क्रॉनिक यूज़ में जो है ना सीएनएस पे एक्ट करती हैं और सिंपल मसल के अंदर एक्ट करती हैं। जो मसल के अंदर एक्ट करती है मसल में वो डेंट्रोलिन है, और जो सीएनएस पे एक्ट करती है वो बैक्लोफेन डायज़ेपाम टिज़ानिडीन है। ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन प्रोटोटाइप की ये क्लासिफिकेशन तो हमने कर ली। अब एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। अब हमें पता है कि जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उस पे होते हैं एनएम रिसेप्टर्स, निकोटिनिक टाइप एम। हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स की दो टाइप्स पढ़ी थी ना, एनएन थे और एनएम थे। ठीक है। और इसके साथ में स्केलेटल रिसेप्टर्स भी थे। ये दोनों मिला के हम कहते थे कि ये जो है ना क्या है, कोलिनोमिमेटिक्स हैं, कोलिनोसेप्टर्स हैं। ठीक है। इनका कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट होता है। तो जो एनएन रिसेप्टर्स होते हैं वो गैंग्लियन पे पड़े हुए होते हैं, और जो एनएम रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पड़े होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, जब इनको एक्टिवेट कराते हैं तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हमने करानी है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, तो इन एनएम रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करेंगे, किसी तरह इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स में दो तरह की ड्रग्स आती हैं, नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग। ठीक है। इनका मैकेनिज्म भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे। अब पहले है नॉन डीपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स। नॉन डीपोलराइजिंग की फार्माकोकाइनेटिक बताई हुई है कि जो है ना ये सारी की सारी जो है ना पैरेंटली दी जाती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। जाहिर सी बात, हमने स्केलेटल मसल पे इनका इफेक्ट कराना है तो ब्रेन में जाके इन्हें क्या करना है। और जो है ना इनकी एलिमिनेशन जो है ना कुछ होती हैं बाइल के ज़रिए जो है ना एक्सक्रीट होती हैं, और कुछ जो है ना किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं। जो बाइल के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, जो किडनी के ज़रिए होती हैं वो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। इसके बाद एक चीज़ बताई हुई हॉफमैन एलिमिनेशन, ये अल्ट्राक्यूरेरियम में होता है। अल्ट्राक्यूरियम में क्या होता है कि इसका एक तो इसको लीवर भी मेटाबोलाइज करता है, उसके साथ इसको किडनी भी मेटाबोलाइज करता है, और किडनी इसको स्पॉन्टेनियसली इसको तोड़ देता है एक प्रोडक्ट में जिसको हम कहते हैं लडानोसिन। लडानोसिन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन सॉरी। ये किस में होती है ये याद रखनी है आपने, अल्ट्राक्यूरियम में होती है। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? नॉन डीपोलराइजिंग, नाम से ज़ाहिर है ये जो है ना डीपोलराइज नहीं करेंगे। नॉन डीपोलराइजिंग ये क्या करती हैं, ये जाके जो रिसेप्टर होता है एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर होता है उस पर जाके एक्ट करती हैं और उसको एंटागोनाइज करती हैं स्केलेटल मसल एंड प्लेट या एनएम जंक्शंस के ऊपर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ देखें, एक एगोनिस्ट था, उसने जब बाइंड किया तो ये चैनल एक क्लोज था, एगोनिस्ट ने बाइंड किया तो ओपन हो गया। अब नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर क्या करेगा, इसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा जिसकी वजह से एंटागोनाइज हो जाएगा इफेक्ट, एसिटाइलकोलिन जो है ना उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, रिसेप्टर्स एंटागोनाइज हो जाएंगे। इनका ये है कि एक तो ये एंटागोनिस्ट है, और दूसरी बात ये है कि जो ना सरमाउंटेबल ब्लॉकर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं। अगर हम एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे एक कोलिनोमिमेटिक कोई हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इनका इफेक्ट कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है।
और दूसरा यह है कि एक तो इनका ये मैकेनिज़्म है ना कि एंटागोनिस्ट का काम करते हैं, दूसरा यह है कि आयन चैनल्स की प्लगिंग भी करते हैं। अब इसमें एक चीज़ बताई हुई है पोस्ट एटनिक पोटेंशिएशन PTP, तो इसको रहने दें, मैं ये इधर जब टेबल पे आऊँगी ना, ये दूसरा वाला डीपोलराइजिंग बताने के बाद जो है ना बता दूँगी मैं। अब जो है ना ये एनएम ब्लॉकेट जो है ना, इसके लिए जो लार्ज मसल्स होते हैं जैसे हमारे एब्डोमेन के मसल्स हो गया, डायफ्राम के मसल्स, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बनस्पत स्मॉल मसल्स के, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रोक्यूरोनियम है ना, इसका सबसे ज़्यादा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है 60 to 120 सेकेंड, ये 1 से 2 मिनट के अंदर ये ना अपना असर दिखाना शुरू कर देती है रोक्यूरोनियम, ठीक है। अब डीपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स है, इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें जो एग्जांपल है सक्सिनाइलकोलिन की दी हुई है। सक्सिनाइलकोलिन जो है ना कोलिनेस्ट्रेज इसको जो है ना वो करता है, मेटाबोलाइज करती है। सक्सिनाइलकोलिन हमने पहले पढ़ा हुआ है, वेरेंसिलिन, सक्सिनाइलकोलिन, ये सारे क्या हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। लेकिन इसमें हमने जो पढ़ा था निकोटीन, वेरेंसिलिन वगैरह, वो ये जो है ना उधर निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है, लेकिन ये निकोटीन की क्रेविंग्स को कम करती हैं। जबकि जो सक्सिनाइलकोलिन है ये जो है ना इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एनएम ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। तो अब आप कहेंगे कि ना ये तो कोलिनमिमेटिक है, तो इसका इफ़ेक्ट कैसे है कि स्केलेटल मसल को रिलैक्स कैसे कराती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए कि स्टार्ट में सक्सिनाइलकोलिन को ना हम इसके एक्शन को 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में क्या इसका इफेक्ट होता है कि जब हम सक्सिनाइलकोलिन देते हैं तो ये क्या कराती है, ये जाके उन पे निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है और जो ना आयन चैनल्स वगैरह ओपन होते हैं और जो है ना डीपोलराइजेशन होती है। तो जब डीपोलराइजेशन होती है तो जो है ना ट्विचिंग वाला इफेक्ट आते हैं और ना फेसिकुलेशंस आती हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड फेज़ में क्या होता है, सेकंड फेज़ में होता है इसकी रिलैक्सेशन। वो रिलैक्सेशन कैसे होती है, पहले सिंपल डीपोलराइजेशन हुई, उसके बाद होती है थोड़ी सी रीपोलराइजेशन, ठीक है। उस थोड़ी सी रीपोलराइजेशन के बाद दोबारा से फिर डीपोलराइजेशन होती है और फिर वो डीपोलराइजेशन रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर वो कॉन्टीन्यूसली डीपोलराइज होता रहता है। फिर वो इतना डीपोलराइज होता है कि जो है ना उसकी वजह से मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। हमने पढ़ा था ना उधर फिजियो में कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन मसल के ऊपर बढ़ जाए तो मसल जो है ना स्पॉन्टेनियस रिलैक्सेशन कर देता है, इसका वो लेंथनिंग रिएक्शन पढ़ा था। तो इसमें भी कॉन्टीन्यूस डीपोलराइजेशन होगी जिसकी वजह से मसल रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। इसको जो मसल रिलैक्स कर जाएगा ना कॉन्टीन्यूस डीपोलराइजेशन वाले फेज़ को फ़ेज़ 2 कहते हैं। जबकि स्टार्ट में जो इनिशियल डीपोलराइजेशन होती है जिसकी वजह से मसल ट्विचिंग और फेसिकुलेशंस होती हैं उसको फ़ेज़ 1 का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ये रहेगी कि जो वेरिएंट कोलिनेस्ट्रेज होते हैं ना, जो कोलिनेस्ट्रेज क्या करा रहे हैं, सक्सिनाइलकोलिन को मेटाबोलाइज कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वेरिएंट होते हैं जिनको जो है डिब्यूकैन जो है ना उनको इफ़ेक्ट नहीं करती, डिब्यूकैन के रेजिस्टेंट होते हैं। इस वजह से फिर सक्सिनाइलकोलिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहता है और ये जो है ना रैपिडली मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। अब ये इसके हो गए एक बात रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेट, फिर टॉक्सिसिटी से पहले जो है ना हम ये पढ़ लेंगे, फिर टॉक्सिसिटी पढ़ लेंगे। रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेट अगर है नॉन डीपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिवर्स करते हैं, मैंने बताया कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर दे देंगे, उसके ज़रिए हम जो है इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, जो वो है नॉर्मल ट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर्स पे उसके अमाउंट को बढ़ा देगा। जो हमारा एसिटाइलकोलिन या कोलिनमिमेटिक कोई है तो उसके जो अमाउंट है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। और इस तरह हमारा जो ब्लॉकेज वाला इफेक्ट था वो रिवर्स हो जाएगा, जो हम रिलैक्सेशन करा रहे हैं उसके अपोजिट हो जाएगा, लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरी क्या है कि जो सक्सिनाइलकोलिन है डीपोलराइजिंग ब्लॉक, उसके फ़ेज़ 1 में अगर हम दे देते हैं कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स तो उसकी वजह से उसकी अमाउंट उल्टा सक्सिनाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सक्सिनाइलकोलिन है उसी को ही जो है ना वो कोलिनेस्ट्रेज मेटाबोलाइज कर रहा है। जब उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकेगा, इनहिबिटर दे देंगे कोलिनेस्ट्रेज, तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। लेकिन फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 में जो कि रिलैक्सेशन होती है, कॉन्टीन्यूअस डीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो उसमें जो है ना हम ये दे सकते हैं रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्स को अपोज करने के लिए हम कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं और ना उसकी वजह से रिवर्सल हो जाएगा ब्लॉकेट का, ठीक है। और इसमें हमने पहले पढ़ा था ANS में कि जो है ना एड्रोफोनियम वगैरह है और ना फाइसोस्टिगमिन वगैरह है, इसको हम देते हैं एनएम ब्लॉकेट इफेक्ट के लिए। सॉरी, फाइसोस्टिगमिन नहीं, पायरिडोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन वगैरह देते हैं। फाइसोस्टिगमिन माइसिनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में दी जाती है। अब इस टेबल पे आ जाए, इसमें नॉन डीपोलराइजिंग और जो है ना डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, इनका जो है ना कंपैरिजन बताया हुआ। तो
जो है ना इसमें प्रोसेसेस बताए मैं अलग से, और फिर रोकुरेनियम है फ़ेज़ 1 और सक्सिनाल्कोलिन पे इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। देखें अब ट्यूबोक्यूरेन दे दें हम, ट्यूबोक्यूरेन दे रहे हैं हम, उसका रोकुरेनियम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, एडिटिव इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि ट्यूबोक्यूरेन और रोकुरेनियम जो है ना एक ही ग्रुप से ये जो है ना नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, तो एक ही ग्रुप से वो करती हैं, इनका एक तरह का काम है, तो इससे इसका जब ये देंगे ना तो रोकुरेनियम का इफ़ेक्ट जो है ना बढ़ जाएगा, मतलब एडिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सक्सिनाल्कोलिन पे क्या इफेक्ट आएगा, सक्सिनाल्कोलिन पे फ़ेज़ 1 में एंटागोनिस्टिक आएगा, फ़ेज़ 2 में ऑगमेंटेड आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि फ़ेज़ 1 में क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है, जबकि ये क्या करा रही हैं, ये तो उसको एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रही हैं। इधर से एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ट्विचिंग वाला, फेसिकुलेशन वाला फ़ेज़ 1 में हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रही है, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एंटागोनिस्टिक, और फ़ेज़ 2 में ऑगमेंटेड हो जाए, क्योंकि फ़ेज़ 2 में भी रिलैक्सेशन हो रही होती है, और इसमें भी इनका काम भी यही है कि जो है ना ये रिलैक्सेशन कराएंगे, तो इस तरह फ़ेज़ 2 में जो है ना ऑगमेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है अगर हमने दी है सक्सिनाल्कोलिन दिया तो रोकुरेनियम पे ऊपर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि जो सक्सिनाल्कोलिन है वो क्या कराती है, डीपोलराइजेशन कराती है, जबकि रोकुरेनियम जो एंटागोनाइज करने वही बात हो गई, तो इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आएगा। फिर अगर फ़ेज़ 1 और 2 की बात करें तो सक्सिनाल्कोलिन, इन दोनों में अगर हम सक्सिनाल्कोलिन दे रहे हैं तो फ़ेज़ 1 और 2 में जो इनका इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाएगा। जैसे सक्सिनाल्कोलिन एक डोज दी, फिर उसके ऊपर और डोज दी, तो फ़ेज़ 1 में भी उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा, और जो है ना फ़ेज़ 2 में तो उसका उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जो है ना टाइप की ड्रग है।